आज की व्याख्या ग्रहों की विशेष अवस्थाएं। ग्रहों की दो प्रकार की अवस्थाएं ज्योतिष शास्त्र के, वैसे तो कई प्रकार की अवस्थाओं को विशेषता बताया, लेकिन दो अवस्थाएं उसकी बहुत ही अत्यधिक परिणाम देने वाली अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है उसकी जिसको दीप्तादि अवस्था कहते हैं। दीप्तादि अवस्था अर्थात कि ग्रह किस अवस्था में है, और दूसरी अवस्था है उनकी लज्जित आदि अवस्था। तो दो प्रकार की अवस्थाओं से ग्रह के फल विचार में ध्यान देना चाहिए। कुछ जगह पे ग्रह भाव को नुकसान हानि दे सकता है, और कुछ जगह ग्रह अपने कारक तत्वों के बारे में हानि देता है। दीप्तादि अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? ग्रहों की जो दीप्तादि अवस्थाएं हैं, दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, दीन, दुखी, विकल, खल और क्रोधित, ये अवस्थाएं हैं ग्रहों की दीप्तादि अवस्थाएं। यदि ग्रह दीप्त अवस्था में है, यदि कोई भी ग्रह अपनी दीप्त अवस्था में है, अर्थात ग्रह दीप्त अवस्था में कब जाएगा? जब वो अपनी उच्च राशि में होगा। अब आप एक इस बात को सदैव याद रखिएगा कि जब शास्त्र इसको उच्च राशि में कह रहा है, तो जैसे बुध की जो उच्च राशि है, बुध की स्वय राशि है और उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कन्या बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है, उच्च राशि भी है और स्वय राशि भी है। लेकिन वहां पे उनके अंशों में वो भेद बता देते हैं। वो कहते हैं कि इतनी अंशों तक ग्रह स्वय राशि में, इतने अंशों तक ग्रह अपने मूल त्रिकोण में है, और इतने अंशों तक ग्रह उच्च राशि में। तो जब मैं यहाँ कह रहा हूँ दीप्त अवस्था में है, तो इसका मतलब अपनी उच्च राशि में है। और उच्च राशि का अर्थ है कि उन अंशों पे होना चाहिए ग्रह जिनमें वो उच्चत्व पे होता है। अर्थात यदि उसके परिणाम बिल्कुल उच्चत्व अवस्था के हैं, तो उसके परिणाम बिल्कुल सटीक इसी प्रकार से प्राप्त होंगे जैसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। अन्यथा उसके परिणाम थोड़े भिन्न हो सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं एक व्यक्ति राजा है या एक व्यक्ति सचिव है। दोनों में अंतर बहुत है। पहली अवस्था है ग्रह की दीप्तादि अवस्था। दीप्तादि अवस्था कब बनती है? जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है। तो उच्च राशि में होने के साथ ही उसमें क्या देता है? ये राजयोग प्रदान करता है, धन देता है, संपदा देता है, मान और सम्मान देता है। अब राजयोग का क्या अर्थ है? इसको राजकीय सहायताएं प्राप्त होती है। राजयोग का अर्थ मूलतः है कोई राजा बनना केवल नहीं है, इसको राजकीय सहायताएं बनी रहती हैं। और राजयोग कब बनते हैं? केंद्र और त्रिकोण के मिलन से बनते हैं। अर्थात इसको वातावरण और भाग्य दोनों इनके मिल जाते हैं। जो केंद्र और त्रिकोण है, वातावरण और भाग्य दोनों मिल जाते हैं, तो हर काम इनके इस दशा के अंदर, जब कोई ग्रह दीप्त अवस्था में है, इस दशा के अंदर तो उसको लाभ देता है। दूसरी अवस्था स्वस्थ अवस्था, अर्थात हेल्दी। पहली थी प्रकाशित, एक प्रकार से कह सकते हैं उसको, दूसरी है स्वस्थ अवस्था। जब ग्रह अपनी स्वय राशि में होता है, तो जैसा कि स्वय राशि के ग्रह सबको पता ही है कि स्वय राशि में कौन होते हैं, लेकिन मैंने इसमें विशेष बात ये बताई थी कि स्वय राशि संपूर्ण राशि स्वयं नहीं होती है। उस राशि के कुछ खास अंशों में जब पराशर को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो कहाँ तक स्वय राशि है, कहाँ तक उसकी उच्च राशि है और कहाँ तक उसका मूल त्रिकोण है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से इसके फल कथन में अंतर आ जाता है। तो स्वस्थ अवस्था, यदि ग्रह अपनी स्वय राशि के अंदर है, तो वो स्वस्थ अवस्था कहलाती है। क्या देता है? क्योंकि वो स्वस्थ है, तो स्वास्थ्य लाभ ही सबसे पहले प्रदान करता है। दूसरा क्या प्रदान करता है? धन लाभ देता है। तीसरा प्रदान करता है सुख देता है। चौथा विद्या और यश और महत्तम देता है, अर्थात समाज के अंदर उसका नाम होता है। इसके बाद की अवस्था है मुदित अवस्था। मुदित अवस्था क्या है? जब ग्रह अपने अति मित्र ग्रह की राशि में होता है, मतलब उसका जो अति मित्र है। अब अति मित्र और मित्र में पंचदा मैत्री चक्र में जब आप जाएंगे, तो एक अति मित्र है और एक उसके मित्र है, तो आपको पता लगेगा कि अति मित्र कौन है और मित्र कौन है, तो आपको उससे इस बात का ज्ञान हो जाएगा। मुदित अवस्था कब बनती है? जब ग्रह अपने अति मित्र की राशि में, तो वहां उसको सत्व देता है, धैर्य देता है, पेशेंस देता है, उसको भौतिक सुख भी प्रदान करता है। जो समाज में मिलने वाले सुख हैं, गाड़ी वाहन और
धन आदि वो सब देता है, और साथ ही साथ उसका मान बढ़ाता है। एक में कहा गया महत्तम बढ़ाता है, तो उसकी महत्वता लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। एक में मान बढ़ाता है, ओहो आप आए हैं तो आप ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा आप ही हैं। फिर उसके बाद आती है शांत अवस्था। शांत अवस्था क्या कहलाती है? जब ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है। पहले में कहा अति मित्र की राशि में, और दूसरे में कह रहे हैं कि मित्र की राशि में होता है। शांत अवस्था में जब ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है तो राजमान्य होता है। यहाँ पे उसको राजा या राजयोग नहीं कहा, राजमान्य होता है, तो मतलब ही ऐसा व्यक्ति राजा के द्वारा अनुमोदित हो सकता है, सेक्रेटरी आदि, जैसे मैंने पहले बताया। इस दशाओं में इनके परिणाम मिलते हैं। यदि ग्रह अपनी शांत अवस्था में है, उसमें है मित्र राशि में है, तो राजकीय सहायता इसको मिल जाती है, प्रदान हो जाती है, राजा से इसको मान्यता मिल जाती है इसके कार्य को। धन भी देता है, वाहन भी देता है, यश भी देता है, सुख भी देता है। जो ऊपर के कुछ अंश थे वो इस अवस्था में भी देखने को मिले। फिर आता है ग्रह जब दीन अवस्था में होता है। दीन अवस्था कब बनती है? जब ग्रह सम राशि में होता है, ना शत्रु राशि में ना मित्र राशि में, सम अवस्था में। तो ये दीन अवस्था है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और उसको दया का पात्र है एक प्रकार से। तो ये स्थान परिवर्तन का योग देता है। इस समय में कई बार भले ही तीसरे नौवें की या चर राशियों की या 12वें स्थान की दशा ना भी चल रही हो, लेकिन ग्रह यदि दीन अवस्था में है तो वो उसका स्थान परिवर्तन दे सकता है, विरोध भी दे सकता है, और इसको मध्यम रोग भी उसके अंदर मध्यम रोग और निंदा भी इसके ऊपर आती गई देखी गई। सम राशि के फल धीरे धीरे घटते क्रम के अंदर आने शुरू हुए। फिर उसके बाद आता है दुखी अवस्था। जब ग्रह अपनी दुखी अवस्था में होता है, तो कौन सी अवस्था होती है? जब ग्रह अपने शत्रु की राशि में होता है। तो ग्रह जब अपने शत्रु की राशि में है तो उसकी अवस्था दुखी अवस्था होती है। ऐसे घर में बैठा हुआ है जहां उसको बहुत कंफर्ट नहीं है, तो अनेक कष्ट देता है, परिवार से दूरी देता है, और चोर चोरी का भय देता है उसको। अर्थात किसी न किसी प्रकार से समस्या बने। कई बार क्या होगा कि पैसा धन आता रह सकता है किसी भी कारण से, लेकिन उसके बाद भी अकारण ही परिवार से दूरी भी बनी रहेगी, अंदर ही अंदर परिवार से दूरी भी बनी रहेगी, और इस प्रकार का भय भी लगा रहेगा कि जो मैंने धन एकत्रित किया है कहीं वो चोर आदि लूट के ना ले जाए। फिर उसके बाद आती है विकल अवस्था। विकल अवस्था क्या है? पाप युक्त में होता है। अर्थात पाप युक्त में जब ग्रह के दोनों तरफ पाप मध्य बनाए या ग्रह के साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो वो पाप युक्त कहलाता है। इसमें मनोविकार उत्पन्न करता है, मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ती हैं, और शोक, व्यक्ति को शोक संताप बना रहता है, साथ ही साथ अभाव का प्रतीक भी है। फिर इसके बाद आती खल अवस्था। खल अवस्था अति पाप युक्त हो जाए तो खल अवस्था बनती है। मतलब एक ग्रह पाप ग्रहों के साथ भी बैठा हुआ है, शत्रु राशि में भी बैठा हुआ है, उसको पाप ग्रह देख भी रहे हैं, तो ये व्यक्ति खल अवस्था है। खल अवस्था में अति पाप युक्त कहा गया है उसको। और इसमें कलह उत्पन्न होता है, वियोग उत्पन्न होता है, किसी न किसी प्रकार से दूरी बन जाए, शत्रु भय बना रहता है, और धन और मान सम्मान की हानि पहुंचती है। और अंत में आता है क्रोधित अवस्था। क्रोधित अवस्था जब ग्रह मूलतः सूर्य के साथ युति करे। यहाँ सूर्य के साथ पूर्णतः अस्त नहीं कहा गया है, सूर्य के साथ युति करे, और कितने लगभग लगभग 4 से 5 अंशों के भीतर भीतर युति करे। यदि वो 3 अंश के भीतर करेगा तो वो फिर पूर्ण अस्त होना शुरू हो जाएगा। तो क्रोधित अवस्था है, सूर्य के क्रोध का उसको सामना करना पड़ता है। इसको सूर्य युक्त का है, तो वो अनेक प्रकार के कष्ट भी देता है, नेत्र से संबंधित समस्याएं भी देता है, रोग भी देता है, परिवार में शोक और तनाव भी बना के रखता है। ये ग्रहों की दीप्त आदि अवस्था थी कि वो कब दीप्त है, कब मुदित है, कब शांत है। इसके बाद हम करते हैं लज्जित आदि अवस्थाएं। ग्रह की पहली अवस्था है लज्जित अवस्था। लज्जित अवस्था के लिए शास्त्र क्या कहता है? पुत्र ग्रह यदि पंचमेश
यदि पंचमेश नेचुरल पाप ग्रहों से युक्त है, यदि पंचमेश नेचुरल पाप ग्रहों से युक्त है, तो ये ग्रह की लज्जित आदि अवस्था है। लज्जित आदि अवस्था के भीतर उसके परिणाम कोई बहुत अच्छे नहीं कहे गए। ये एम्बेरस्ड है, मतलब एक प्रकार से ह्यूमिलेटेड है। इन द फिफ्थ लॉर्ड विद द नोड्स, यदि पंचमेश राहु या केतु से जुड़ा हुआ है इन एनी हाउस, किसी भी भाव के अंदर, और साथ में सूर्य, मंगल और शनि भी उसके साथ एसोसिएट कर ले, तो ये कोई अच्छा योग नहीं है। ये ग्रह उस ग्रह के लिए जो पंचमेश है उसके लिए लज्जित अवस्था है। लज्जित अवस्था के परिणाम क्या देखने को मिले हैं? इसका परिणाम मीडियोकर है, कोई बहुत इसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। फिर है गर्वित अवस्था। गर्वित अवस्था का अर्थ है कि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो या स्वय राशि में। यहाँ पे एक ही बात में जो बुध की जो ऊपर अवस्था थी उसको इन्होंने साथ में बदल के रख दिया है। तो ग्रह यदि अपने उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में, स्वय राशि में है, ये तीनों की तीनों अवस्थाएं गर्वित अवस्था कहलाती है। तो ग्रह इसमें अपने आप को प्राउड फील करता है और वो क्या देता है, यहाँ भाव के फल का वृद्धि करता है। तो दो प्रकार से इसका अर्थ निकाला जा सकता है, जिस भाव में बैठा उसके फल की वृद्धि कर दे, या जिस भावों का वो स्वामी है उसके भावों की फल की वृद्धि कर सकता है। उसके बाद है शुद्धित अवस्था। शुद्धित अवस्था में शत्रु राशि में बैठा हो और शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, ये भाव के फल का नाश करता है। मतलब स्वयं भी शत्रु राशि में बैठना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रह दोनों परिणाम साथ होने चाहिए, शत्रु राशि में बैठना चाहिए, शत्रु ग्रहों के साथ होना चाहिए, तब भाव फल का नाश कर देता है। ऐसा समझिए कि यदि मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है और शुक्र की राशियों में बैठा हुआ है या बुध की राशियों में बैठा हुआ है, तो राशि भी शत्रु हो गई और पाप शत्रु ग्रहों के साथ भी है, तो उस भाव के फलों को ये हानि पहुंचाता है। फिर है त्रिषित अवस्था। त्रिषित का अर्थ होता है, शुद्धित का अवस्था का अर्थ होता है भूखा और त्रिषित का अर्थ होता है प्यासा। जब ग्रह 4, 8, 12 राशि में अर्थात जल तत्व राशियों में शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो इसको त्रिषित अवस्था कहते हैं। मतलब जल में रह के भी जल उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसमें फल तो मिलते हैं लेकिन मध्य शुभ फल मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद आती है मुदित अवस्था। मुदित अपने आप में प्रकाशित होने को तरफ आगे बढ़ने लग जाती है और मित्र ग्रहों से युक्त होता है और विशेषकर गुरु से युक्त होता है, तो ये भाव के फल की वृद्धि करता है। इसके बाद आता है शोभित अवस्था। शोभित अवस्था कौन सी है? सूर्य के साथ हो और शत्रु या पाप ग्रहों से दृष्ट हो। दिखने को तो शोभामान है, नजर तो ऐसा आ रहा है कि वो शोभामान है, लेकिन वो भाव के फल का नाश करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जिस भी भाव में बैठा होगा या जिस भी ग्रह के बहुत ही निकट अंशों में बैठा होगा वहां पे उस भाव को भी कंबस्ट करता है, उस भाव को भी जलाता है और उस ग्रह को भी समस्याएं प्रदान कर सकता है। तो ये आज हमने दोनों प्रकार की अवस्थाएं करी, साथ में जो